हेडिंग डालेंगे वर्क पावर एनर्जी। ये अलग से रहेगी ना, ये इसको आप लोग जो है, सो वर्क क्या है, इट इज defined as it is defined as product of force acting on a body, product of force acting on a body. It is defined as product of force acting on a body with displacement of the body. बेटा प्रोडक्ट की जगह आप लोग डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। मान लो किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है एफ वेक्टर, और किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी, ये डी वेक्टर, तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इट विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो मिलता है वो स्केलर होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उससे मिलेगा वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। है ना? चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, बताऊंगा। ये वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट एफ डॉट डी क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। वेरी गुड। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? थीटा किसके बीच का एंगल होगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा थीटा। चलिए, अब थीटा जो है, थीटा कैन बी एक्यूट, कैन बी ऑब्ट्यूज, और कैन बी 90 डिग्री। तो थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो पहला केस देखेंगे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। ब्रैकेट में लिखेंगे जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। भाई जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये देखो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, एक्स इनिशियल, और ये एक्स फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी राइट साइड, फोर्स का डायरेक्शन भी राइट साइड, तो दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। इस केस में वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इन दिस केस वर्क डन, अच्छा वर्क कौन करता है? फोर्स। वर्क कौन करेगी? फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स विल बी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ डी कॉस 0, दैट इज एफ इंटू डी। बोलो समझ में आया? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, थीटा 90 होगा तो क्या होगा? बोलो सेकेंड पॉइंट, व्हेन, अच्छा ऐसा लिख लेते हैं पहले, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0,
ऐसा 0 से ज्यादा और 90 से कम। जब थीटा 0 से ज्यादा होगा, 0 होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, कितना होगा, F इंटू डी। ठीक है, जब थीटा, अच्छा इस केस में भी वर्क डन पॉजिटिव है, देखो F इंटू डी पॉजिटिव है ना। अब इसके लिए स्पेशली हम लिखते हैं कि जब थीटा 0 से ज्यादा है और 90 से कम है तो वर्क डन, या ऐसा लिख लो बेटा, when theta is greater than or equal to 0 and less than 90, that is angle is acute, then work done will be positive। लिख लेंगे, देखो वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा। अब फोर्स, ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये दोनों तो पॉजिटिव ही होंगे। फिर वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। और हमको मालूम है कि अगर थीटा एक्यूट रहता है, 90 से कम होता है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए वर्क डन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। बोलो क्लियर है, क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना, तो लिख लेंगे जब थीटा एक्यूट होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड लिखेंगे व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सॉरी व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 होगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, है ना, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री देन वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। तब फोर्स का वर्क डन कितना होगा, 0, जब थीटा कितना होगा, 90। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 होगा तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 90। कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थीटा 90 है, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है? यस Yes, यस sir. सर। है ना, तो जब बेटा थीटा 90 होगा तो वर्क डन 0 होगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, ये एक कुली है, सपोज करिए, है ना, जो लगेज उठा के जा रहा है प्लेटफॉर्म में, ऐसा, ठीक है, और ऐसा जा रहा है अलोंग द ग्राउंड। अब ऑब्वियसली इसको वेट उठाना है, तो वेट उठाने के लिए ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा कुली को। क्यों? क्योंकि लगेज का वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, mg। तो लगेज कहाँ जाना चाह रहा है, नीचे। अब लगेज को अगर होल्ड करके रखना है तो फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो, लगाना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। कूली जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड, और कूली ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इन दिस केस, है ना, फोर्स लग रही है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल। वर्क डन बाय कूली, वर्क डन बाय कूली in holding the luggage and walking around along the ground, and walking along the ground is 0, है ना। लगेज को होल्ड करके ग्राउंड के अलोंग चल रहा है, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। तो जब भी बेटा थीटा 90 होगा वर्क डन 0 होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। चलो मिटा दूं, Sir, एक मिनट एग्जांपल रहने दो। हाँ लिख लो जल्दी से। थर्ड हम लिखेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फोर्थ लिखेंगे व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन, है ना, थीटा 90 से जब ज्यादा होगा और लेस देन और इक्वल टू 180, मतलब थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस। जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा मतलब 90 से ज्यादा होगा तो cos थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए वर्क डन भी नेगेटिव होगा। तो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन और इक्वल टू 180, देन वर्क डन बाय द फोर्स
विल बी नेगेटिव। बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. सब रिपीट कीजिए। बेटा जब थीटा 90 से ज्यादा होगा, 90 हो गया तो फिर वर्क डन तो 0 हो गया। अब थीटा 90 से ज्यादा होगा और 180 के बराबर या उससे कम होगा, मतलब थीटा ऑब्ट्यूस होगा, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, लिख लेंगे यहां तक। ठीक है, तो क्या 4 केस देखे हमने। पहला, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. सेकेंड, Yes, sir. वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा 0 होगा या 90 से कम होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब थीटा 90 होगा तो वर्क डन 0 होगा। जब जब थीटा 90 से ज्यादा और 180 के बराबर या उससे कम होगा, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बोलो क्लियर है? Yes, यहाँ sir. तक हो गया? Yes, sir. यस सर। चलो 2-3 एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो ये अपना जो अच्छा, वर्क के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे बेटा। ये वर्क जो है क्या है? सम पॉइंट्स अबाउट वर्क। पहला पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। सेकेंड, ऐसा यूनिट क्या होगी वर्क की? बोल सकते हैं जूल। ऐसा यूनिट क्या होगी वर्क की? जूल। क्लियर है? सीजीएस यूनिट होगी अर्ग, ERG, अर्ग। वर्क की ऐसा यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग। दोनों में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, यूनिट sir. याद रखेंगे Yes, बेटा, sir. ऐसा है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ऐसा फोर्स लग रही बेटा 50 न्यूटन की। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस बॉक्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर का। ठीक है, ये जो एंगल है, ये फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। 1 मिनट मिलेगा, जल्दी से बनाएंगे। देखो, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है 50 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 60 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? FD cos थीटा। सीधा सीधा क्या आ जाएगा? वर्क डन एफ का मैग्नीट्यूड कितना? 50, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना? 4 मीटर, cos 60, कितना आ जाएगा वर्क डन बेटा? देखो 50 × 4 200, cos 60 1/2, कितना आ जाएगा? 100 जूल। बोलो क्लियर है? क्लियर है? Yes, कितना आ sir. जाएगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। ये बॉक्स है, इस बॉक्स का मास है 5 kg। बॉक्स में हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं 120 न्यूटन की। ठीक है, और जिसके कारण बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का। फाइन वर्क डन। फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट अपवर्ड फोर्स, जिसको मैं F अप से डिनोट कर रहा हूं। सेकेंड, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए बेटा बताएंगे जल्दी से क्या होगा आंसर।
है ना, ये एक बॉक्स है, इसका मास है 5 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप 10 लेंगे। एक स्मॉल जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बॉक्स है, इसका मास है 5 kg, इसमें अपवर्ड फोर्स लगाया 120 न्यूटन का। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का। फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट अपवर्ड फोर्स, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बनाते हैं। देखिए बेटा, जिस फोर्स का वर्क पूछता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा, अगर मुझे वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स निकालना है तो मैं लिखूंगा अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल होगा? थीटा विल बी द एंगल बिटवीन अपवर्ड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg। देखो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को अर्थ जो है नीचे की तरफ पुल करेगा बाय अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg। तो mg कितना हो जाएगा? यहाँ पर मास कितना है 5, g कितना है 10, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन होगा। बोलो ये क्लियर है? mg लगेगा 50 न्यूटन का। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लग रही है इस बॉक्स में। कौन लगा रहा है? अर्थ, नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए तो मैं यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा में एफ एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, अब यहाँ थीटा डैश लिख देता हूँ। क्योंकि अब जो थीटा है, अब ये जो एंगल है जिसको मैं थीटा डैश बोल रहा हूँ, ये किसके बीच का एंगल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा। तो और ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह क्या मैं mg लिख सकता हूँ? ग्रेविटेशनल फोर्स ही mg है, f की जगह mg b cos थीटा डैश। ये दोनों एंगल अलग अलग हो गए, इसलिए मैं इसको थीटा से डिनोट किया और इसको थीटा डैश से। सो वर्क डन बाय mg। तो जिस फोर्स का वर्क निकालना रहता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखोगे, और cos थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल होगा? थीटा विल बी द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ में आया? क्या बोला हूं मैं? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे पहला निकालना है वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स फर्स्ट, तो अगर मुझे फर्स्ट निकालना है वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स तो मैं लिखूंगा एफ अपवर्ड का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एफ अपवर्ड का मैग्नीट्यूड कितना? 120। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ? 2 मीटर। बॉडी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में 2 मीटर का, तो 2 कॉस थीटा। थीटा बताओ कितना होगा जल्दी से? 0 डिग्री। 0. 0। वेरी गुड। क्योंकि अपवर्ड फोर्स का डायरेक्शन भी अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां देखना है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ग्राउंड में है, फाइनल पोजीशन ऊपर है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर, फोर्स का डायरेक्शन भी ऊपर, इसलिए थीटा 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 120 इंटू 2, 240 cos 0 तो 1, 240 जूल। बोलो क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्प्लेस मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा डैश। थीटा डैश किसके बीच का एंगल होगा? mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। mg कितना आया? 50 न्यूटन, 50 लिखेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 मीटर इनटू cos। अब थीटा डैश बताओ कितना होगा? 180। 180। वेरी गुड। 180. क्योंकि mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, cos 180 क्या आ जाएगा? cos 180 -1 होता है, माइनस साइन सामने आएगा, 50 इंटू 2 100 माइनस 100 जूल। बोलो समझ में आया? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा जिस फोर्स का वर्क निकालना होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, और cos थीटा में थीटा विल बी द एंगल बिटवीन दैट फोर्स जिसका वर्क निकाल रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। On applying a force F equals to 2I plus 3J plus 5K Newton, a body displaces by
del r equals to 4i minus 2j plus 3k मीटर. फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स. जल्दी बनाएंगे. फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स. फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है वर्क डन, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी, ये क्वेश्चन की भी. चलो, वर्क डन हो जाता है एफ डॉट डी. अब डी की जगह यहाँ डेल आर बोल दो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है भाई, डॉट प्रोडक्ट है. अब इसमें अपने को एफ डी कॉस थीटा करने की जरूरत ही नहीं, आई और जे और के फॉर्म में दिया रहता है. तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? एफ लिखूंगा मैं 2i प्लस 3j प्लस 5k. ये भी एसआई यूनिट में दिया है. डॉट डिस्प्लेसमेंट भी एसआई यूनिट में दिया, तो आंसर अपने आप एसआई यूनिट में आ जाएगा जूल में. 4i माइनस 2j प्लस 3k. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इसका i का नंबर, इसका i का नंबर, 4 2 जा 8 प्लस इसका j का नंबर 3, इसका j का नंबर -2. 3 इंटू -2 इज -6 प्लस इसका k का नंबर 5, इसका k का नंबर 3, 15. कितना आ गया वर्क डन देखो. प्लस इंटू माइनस माइनस 8 माइनस 6 प्लस 15. 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 15 17 जूल. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था. बोलो, लगना चाहिए था क्या? नो सर. No, No, sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए, ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 2 टू बी, ब्रैकेट में लिखेंगे 7, 9 मीटर. आफ्टर अप्लाइंग a force F equals to 3i plus 4j Newton. Full stop. Find work done by the force. Find work done by the force. Find work done by the force. चलिए बनाइए जल्दी से. ईशा कहाँ है? इनिशियली बॉडी कौन से पॉइंट में था? ए में, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2. तो इसका मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिख सकता हूँ i कैप प्लस 2j कैप. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्लियर है? फिर Yes, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ 7i प्लस 9j. ठीक. फोर्स की वैल्यू दी है, वर्क डन निकालना है हमको. मालूम है वर्क डन होता है F डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल आर. या फिर लिख सकते हैं इसको F डॉट डेल आर, मतलब R फाइनल माइनस R इनिशियल. बोलो क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल Yes. पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. तो क्या मैं डेल आर निकाल सकता हूँ? देखो, R फाइनल ये है माइनस R इनिशियल, फिर से लिख देता हूँ एक बार, I प्लस 2j, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. R फाइनल माइनस R इनिशियल डेल R क्या आ जाएगा बेटा? 7i माइनस I 6i प्लस 9j माइनस 2j. कितना? 7j. बोलो क्लियर है? 7i Yes. माइनस I 6i प्लस 9j माइनस 2j, है ना? माइनस करे तो यहाँ माइनस आएगा. 9j माइनस 2j कितना? 7j. बोलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये? No, sir. Yes, sir. ये Yes. हमारा निकल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स को लिखेंगे 3i. अब i j के फॉर्म में दिया रहता है ना, तो ए बी cos थीटा करने की जरूरत नहीं, सीधा डॉट प्रोडक्ट करो. तो 3i प्लस 4j डॉट, ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना? 6i प्लस 7j. कितना आ जाएगा बेटा वर्क डन? देखो, 6 3 जा 18 प्लस 7 4 जा 28 आएगा. 6 3 जा 18 प्लस 7 4 जा 28, ये आ जाएगा 46 जूल. आगे था आप लोगों का गुड 46 जूल. बोलो क्लियर है? क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क डन होता है F d cos थीटा, मतलब फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो cos थीटा को हटा दो, cos 0 1 हो जाए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सॉरी अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाता है F इंटू डी, है ना। जैसे मान लो कोई बॉडी है, इसमें फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का या 4 मीटर का या चलो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू फिक्स है 10 न्यूटन, तो वर्क डन सीधा सीधा हो जाएगा 10 इंटू 5 50 जूल। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स अगर चेंज होते रहे, बॉडी जैसे जैसे मूव कर रही है एक्स एक्सिस के अलावा, या बॉडी जैसे जैसे अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, वैसे वैसे अगर फोर्स चेंज होगी तब फिर वर्क डन का फॉर्मूला कुछ और होगा, और वही हम लिखने जा रहे हैं अभी। हेडिंग डालेंगे आप लोग, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब जो फोर्स लगातार चेंज हो रही है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये हेडिंग रहेगी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अगर बेटा फोर्स लगातार चेंज हो रही है तो फिर वर्क डन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। मान लो फोर्स ऐसा मूव कर रही है, सॉरी मान लो फोर्स लग रही है और फोर्स लगातार चेंज हो रही है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। पोजीशन को मैं इन जनरल आर से डिनोट करता हूँ। आर के साथ अब भाई ये अलग बात है कि बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव करेगी तो यहाँ एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस में मूव करेगी तो यहाँ वाई हो जाएगा, जेड में मूव करेगी तो जेड, लेकिन इन जनरल अपन पोजीशन को वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। अगर फोर्स बॉडी की पोजीशन के साथ चेंज हो, मतलब इफ फोर्स इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, then work done will be obtained by integrating dw, that is integration of fdr। यहाँ वर्क डन हो जाएगा 0 से w, और ये इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। फोर्स क्योंकि r का फंक्शन है, इसलिए इंटीग्रेशन जो फोर्स होगा उसको हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिमिट किसकी होती है? ये dr है ना, dr मतलब फंक्शन किसका है? r का, तो लिमिट भी r की होगी। तो यहाँ r की लिमिट है, मतलब पोजीशन की लिमिट होगी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये आ जाएगा फॉर्मूला। लिख लो इसको। तो अगर फोर्स कांस्टेंट ना होके फंक्शन का पोजीशन है, सॉरी अगर फोर्स कांस्टेंट ना होके पोजीशन का फंक्शन है, पोजीशन बॉडी पोजीशन चेंज करते जा रही है, बॉडी यहाँ से खिसकती जा रही है, फोर्स की वैल्यू भी चेंज होते जा रही है। तो अगर फोर्स जो है वो पोजीशन का फंक्शन है तो फिर वर्क डन जो है वो इंटीग्रेशन के साथ ऑब्टेन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, लिमिट किसकी लगेगी? आर की। आर क्या है? पोजीशन। तो लोअर लिमिट मतलब पोजीशन की लोअर वैल्यू क्या होगी? इनिशियल पोजीशन, और पोजीशन की अपर वैल्यू क्या होगी? फाइनल पोजीशन। बोलो समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब ये बात अलग है बेटा कि अगर बॉडी एक्स एक्सिस में पोजीशन चेंज कर रही है ना, अगर फोर्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, मतलब अगर बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, बॉडी एक्स एक्सिस में पोजीशन चेंज कर रही है और फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो फोर्स विल बी फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो जाएगा फोर्स। तब फिर वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 से w और इंटीग्रेशन ऑफ fdx, और लिमिट क्या होगी? x इनिशियल से x फाइनल। अब बॉडी अगर y एक्सिस में पोजीशन चेंज करेगी तो यहाँ fdy हो जाएगा, लिमिट y इनिशियल टू y फाइनल। बॉडी अगर z एक्सिस में पोजीशन चेंज करेगी तो fdz हो जाएगा। इसलिए हम एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे fdr, क्योंकि बॉडी x एक्सिस में पोजीशन चेंज कर सकती है, y में भी और z में। बोलो क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. A body is moving along x-axis by the application of
by the application of a force F equals to by the application of a force F equals to 3x square Newton. Stop. F equals to 3x square Newton. Find work done by this force. Find work done by this force in displacing the body from x equals to 1 meter to x equals to 4 मीटर। चलिए बना सकते हैं इसको। चलिए पहले मैं ये क्वेश्चन मैं इसको समझा रहा हूँ, फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और दूंगा, इसको आप लोग बनाएंगे। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या दिया बेटा क्वेश्चन में। देखो चलिए यहाँ पर बताएंगे फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बोलिए। वेरिएबल सर वेरिएबल वेरिएबल है, वेरी गुड। देखो जब बॉडी 1 मीटर में होगी, जब बॉडी की पोजीशन, ये एक कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, जब बॉडी x इक्वल्स टू 1 मीटर में होगी तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कितना 3 न्यूटन। और बॉडी को पे फोर्स लग रही, बॉडी मूव कर रही। जब बॉडी फाइनल पोजीशन में आएगी x इक्वल्स टू 4 मीटर में, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 जा 48 न्यूटन। लगातार फोर्स चेंज हो रही है। फोर्स चेंज हो रही कि नहीं, बोलो। Yes, sir. फोर्स Yes, चेंज हो sir. रही है, बॉडी की पोजीशन चेंज होगी एक्स एक्सिस के अलावा, तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। मींस फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एफ डी कॉस थीटा ना लगा के हम इंटीग्रेशन करेंगे। और क्योंकि बॉडी जो है एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, इसलिए वर्क डन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू नहीं लिखता, उसका मतलब ही डब्ल्यू होता है। सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स लिमिट x इनिशियल टू x फाइनल। बोलो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, लगेगा? Yes, sir. यस यस सर सर अब क्योंकि यहाँ dx है तो फोर्स को भी मुझे x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और फोर्स की वैल्यू क्या है x के फॉर्म में 3x स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल पोजीशन कहाँ है? 1 पे, लोअर लिमिट 1। फाइनल पोजीशन कहाँ है? 4 पे, तो अपर लिमिट 4। बोलो समझ में आया इतना? कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है? यस सर तो यहाँ से आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। और जितने कांस्टेंट होते हैं सबको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। मैंने बोला था आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ लेना, पढ़ लिए ना बेटा सब? यस सर यस सर Yes, sir. ठीक है, आयुष हो गया था। चलो तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकालते हैं, 3 बाहर है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 आएगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, क्या बचा? x क्यूब। अब कोई कांस्टेंट नहीं है तो सीधा सीधा स्क्वायर ब्रैकेट लिखो और लिमिट लगा दो 1 से 4। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. क्लियर है? Yes. 3 बाहर आया, इंटीग्रेशन साइन के हमेशा कांस्टेंट बाहर आता है, 3 बाहर आएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, x क्यूब बाई 3। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। बोलो क्लियर है? Yes, मतलब sir. इंटीग्रेशन करने के बाद क्या Yes, मिला? sir. x क्यूब। अब x क्यूब में लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या है? 1 से 4, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। तो वर्क डन आ जाएगा। अब x की जगह 4 लगाओगे, क्योंकि x का क्यूब है इसलिए 4 का क्यूब b क्यूब। ये हो गई अपर लिमिट, जैसे ही अपर लिमिट लगती तुरंत माइनस साइन। अब x की जगह 1, 1 का क्यूब कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब मतलब 64, 64 माइनस 1 कितना? 63 जूल। क्या आ जाएगा आंसर? बोलो समझ में आया? Yes, समझ sir. में आया बेटा कैसे करना है? हैंड्स अप करेंगे Yes, फिर क्लियर sir. हुआ तो लिखेंगे बेटा, a force F equals to x plus 2 Newton acts on a particle in along x direction मतलब along x axis, along x direction. Find the work done by this force. Find the work done by
this force, find the work done by this force during a displacement from x equals to 1 meter to x equals to 2 meter. क्वेश्चन मार्क ऑप्शन लिखेंगे बेटा 2.5 जूल, सेकेंड ऑप्शन 3.5 जूल, थर्ड ऑप्शन 4.5 जूल एंड द लास्ट ऑप्शन इज 6 जूल. चलिए एबीसीडी क्या रहेगा आंसर जल्दी बताइए क्या आएगा. देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब देखो बॉडी एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रही है और फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स भी एक्स के साथ चेंज हो रहा है. मींस हियर फोर्स इज फंक्शन ऑफ x where x is position of the body along x axis. तो वर्क डन हमको सीधा सीधा नहीं मिलेगा. वर्क डन कैसे मिलेगा? बाय इंटीग्रेटिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x. अब क्योंकि यहाँ dx है तो फोर्स को भी x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो फोर्स को x + 2 लिखो तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 dx. और लिमिट किसकी लगेगी? x. x की लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो 1 से लेके 2. बोलो इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बस इतना ही तो करना है. फिर क्या हो जाएगा बेटा? ये दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों एडिशन में, तो दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे और इनके बीच में दो जो साइन रहेगा उसको एज इट इज पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x. x का अलग से इंटीग्रेशन करोगे, 2 का अलग से. लिमिट 1 से 2 है, दोनों में लगेगी 1 से 2, 1 से 2. तो पहले आप लोग इंटीग्रेशन कर लो. x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x. लिमिट लगा लो पूरे में 1 से. बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. अब एक बार क्या करो, पहले पूरे सेट में अपर लिमिट लगाओ, फिर माइनस क्या करो, पूरे सेट में लोअर लिमिट लगा के करो. दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो और प्लस इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दो. मतलब यहाँ डायरेक्ट या तो आप ऐसा करो कि पूरे पे एक साथ पहले अपर लिमिट लगाओ फिर माइनस पूरे में एक साथ लोअर लिमिट लगाओ, ये एक तरीका होता है. दूसरा तरीका x² / 2 में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ प्लस 2x में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के सॉल्व करो. तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पहले पूरे में अपर लिमिट लगा रहा हूँ, तो वर्क डन हो जाएगा पहले पूरे में अपर लिमिट मतलब x की जगह 2, तो क्योंकि x² है इसलिए 2 का स्क्वायर / 2 प्लस 2 × x की जगह 2. ये पूरे में लग गई अपर लिमिट. ऐसे सॉल्व करोगे तो ज्यादा इजी होता है. माइनस पूरे में लगाओ लोअर लिमिट. अब x की जगह 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1/2 प्लस 2 × 1 2. बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा. देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4/2 मतलब 2 और ये 2 × 2 = 4. देखो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 मतलब 2 प्लस 4 6 माइनस 2 प्लस हाफ मतलब 0.5, तो 2.5 क्या आ जाएगा? 6 - 2.5 दैट इज 3.5. तो आंसर आ गया 3.5 जूल. बोलो समझ में आया क्या? कैसे की? क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर है बेटा? लिखेंगे ना वर्क डन थ्रू ग्राफ, वर्क डन थ्रू ग्राफ, वर्क डन थ्रू ग्राफ. अब देखो क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या बोलो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट, ये होता है. तो क्योंकि वर्क डन आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, तो मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ाया था तो भी बताया था कि अगर A = B × C है तो BC ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देता है? A की. याद आ रहा है क्या? बोलो याद आ रहा है? Yes, sir. तो वैसे ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा? वर्क की. बोलो क्लियर है? क्लियर है? Yes, Yes. sir. नोट पॉइंट लिखेंगे. एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives the value of
वर्क डन बाय द फोर्स। बोलो क्लियर है? ये कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखेंगे बेटा, ये ऐसा मान लो एक जनरल ऐसी ग्राफ बनाते हैं, फोर्स इधर और इधर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये ऐसा बन रहा है एक जनरल, है ना? ये कर्व है, कर्व का एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व के अंदर का एरिया, नीचे का एरिया, वर्ड देखो, अंडर द कर्व, दिस इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, कर्व के नीचे का एरिया, ऊपर का नहीं, नीचे का एरिया, ये वाला शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? वर्क। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Area of shaded portion gives work done by the force। देखेंगे बेटा जल्दी से, फास्ट। चलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो भाई इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर वर्क अपना देखो, जैसे ग्राफ दिया है आपको, ये ग्राफ दिया है ना, एक क्वेश्चन है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ये आपको ग्राफ दिया है ऐसा। 0 1 3 4 ऐसा दिया हुआ है, और ये है 5। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन, फर्स्ट लिखेंगे 0 to 2 मीटर, 0 to 3 मीटर, सेकेंड लिखेंगे 0 to 4 मीटर। चलिए अब कैसे बनाना है देखिए इसको, देखो अगर 0 से 3 मीटर तक का वर्क निकालना है तो 0 से 3 मीटर का ही एरिया निकालना, पूरा एरिया नहीं निकालना, क्योंकि वर्क डन आपको कहां से कहां तक का पूछ रहा है, बिटवीन 0 to 3 मीटर, तो इतना ही एरिया निकालो, कहां से कहां तक, यहाँ तक। बोलो क्लियर है? और अगर आपसे 0 to 4 मीटर तक का वर्क पूछ रहा है तो पूरा एरिया निकालो, पूरा एरिया निकालो। तो पहला हम देख रहे हैं वर्क डन बिटवीन 0 to 3 मीटर, मतलब इतना एरिया निकालेंगे, इतना एरिया होगा, इतना एरिया निकालेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो वर्क डन बिटवीन 0 to 3 मीटर कितना हो जाएगा? अब इसको, इस स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ये हो गया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा हो गया ये स्क्वायर, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका एरिया निकालेंगे A1, इसका एरिया निकालेंगे A2, वर्क डन कितना हो जाएगा? A1 plus A2। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो A1 क्या होगा बेटा? ट्रायंगल का एरिया की कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा वर्क डन बिटवीन 0 to 3, क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना, इतना 1, 0 से 1 का मतलब बेस की लेंथ कितनी 1, इंटू हाइट मतलब ये मैक्सिमम हाइट कितनी है 5, कितना आ गया, है ना? ये आ गया इसका एरिया प्लस, अब इसका एरिया देखो यहाँ से यहाँ तक, ये रेक्टेंगल है ये, तो बेस इंटू हाइट करें, ये बेस कितना है, इसकी लेंथ कितनी होगी 2 होगी कि नहीं, क्योंकि 1 और 3 के बीच में, तो कितनी 2, और हाइट कितनी 5, तो 2 into 5। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? Yes. sir. Yes, sir. वर्क डन हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5 प्लस 5 into 2 10, कितना 12.5 जूल। मतलब बॉडी जब 0 से 3 मीटर तक डिस्प्लेस हुई तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना है 12.5 जूल। बोलो क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फाइंड वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम 0 to 4 मीटर, मतलब अब पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ये तीसरा एरिया A3 को भी अब निकालना पड़ेगा, A3 को भी हमको निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम 0 to 4 मीटर विल बी A1 plus A2 plus A3। अब A1 और A2 हमने निकाल चुका है ऑलरेडी,
A3 कितना हो जाएगा वो देख लेंगे। तो A1 कितना है बेटा 5/2 प्लस A2 कितना निकाले 10 प्लस A3 कितना होगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना 3 से 4 मतलब 1 इंटू हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट 5, फिर से 5/2 होगा तो कितना आ जाएगा 5/2 मतलब 2.5 प्लस 10 प्लस 5/2 मतलब 2.5 कितना आ जाएगा 15 जूल। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 Yes. तो इस तरह से आप जो है वर्क डन निकाल सकते हैं, क्लियर है? बाय फाइंडिंग sir. द Yes, sir. एरिया ऑफ Sir. फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एनर्जी में ना अब हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी में। एनर्जी में हम मेनली दो टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे, पहली काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और फिर हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तीनों चीजें है ना। और चौथा देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये चार चीजें हम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। तो एनर्जी में हमको मेनली जो है ये चार चीजें पढ़ना है, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और फिर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी। लिखेंगे इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by a body, it is the energy possessed by a body by virtue of its motion, by virtue of its motion, अपने मोशन के कारण, है ना। कोई ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है मतलब मोशन में, तो मोशन के कारण मतलब उसमें है ना मोशन कर रहा है मतलब उसकी कुछ स्पीड है, तो मोशन के कारण जो एनर्जी आती है किसी बॉडी पे वो कहलाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा, इसको मैं के ई से डिनोट कर रहा हूँ, इट विल बी हाफ एम वी डॉट वी, या फिर हाफ एम वी डॉट वी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है, क्लियर है? Yes, sir. एम क्या है बेटा मास ऑफ बॉडी, और वी क्या है स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी जिसका मास हो, जिसके पास कुछ स्पीड हो, तो इट विल पजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है तो वो स्केलर होगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ऑब्वियसली उसकी यूनिट क्या होगी जूल। देखो वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज है, भाई आपके पास एनर्जी होगी तभी तो आप वर्क करोगे, या जब आप वर्क करते हो तो एनर्जी लॉस होती है ना। जैसे अपन जिम में वर्कआउट करते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। आप दौड़ते हैं, दौड़ रहे हो मतलब आप वर्क कर रहे हो, है ना, तो आपकी एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी एक ही चीज है, तो जो यूनिट जो है वर्क की होगी वही एनर्जी की भी होगी। इट्स SI यूनिट इज जूल, CGS यूनिट कैलोरी, सॉरी अर्क। फिर एनर्जी की एक यूनिट कैलोरी भी रहती है ना, अदर यूनिट कैलोरी, कितनी एनर्जी बर्न की बोलते हैं ना, कैलोरी, किलो कैलोरी, कैलोरीज। ठीक है, बोलो क्लियर है इतने पॉइंट्स, Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस acting on a body work done by all the forces acting on a body
is equal to the change in kinetic energy of the body। ये लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी पे वर्क कर रही है वो किसके बराबर होगा? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल के ई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मान लो बॉडी में दो से ज्यादा फोर्स, दो फोर्स या तीन फोर्स वर्क कर रही है। इधर एक फोर्स लग रही है F1, दूसरी फोर्स लग रही है F2, तीसरी फोर्स लग रही है F3, जिसके कारण बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, जिसके कारण बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है V1 से V2। सपोज करो बॉडी पे तीन फोर्स लग रही है और बॉडी का मास है m। तीन फोर्स लगने के कारण बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अपन कैसे लगाएंगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब यहाँ तीन फोर्सेस है F1, F2 और F3। तो वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय F3। ये स्केलर मतलब नॉर्मल एल्जेब्रिक सम करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज work done by F1 plus work done by F2 plus work done by F3 is equal to change in kinetic energy of the body, that is half m v2 square, that is final kinetic energy, minus half m v1 square। इस तरह से हम ये इक्वेशन को लगा सकते हैं। बोलो क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. तो इसको एग्जाम्पल करके लिख लो बेटा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो एक से ज्यादा अगर सिंगल फोर्स है तो वर्क डन बाय सिंगल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा फोर्सेस है तो सारी फोर्सेस का वर्क डन ऐड करोगे एंड विच विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। लिख लेंगे इसको। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ये लिख लेंगे। सपोज करिए एक बॉडी है जिसका मास m है, उसमें एक फोर्स लग रही F, ठीक है, जिसके कारण बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है d, ठीक है। शुरुआत में बॉडी की स्पीड थी v1 और फाइनली बॉडी की स्पीड है v2 और फोर्स कांस्टेंट है। लिखेंगे इसमें लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m be acted upon by a constant force F. Due to this, the body displaces by a distance d। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d। ड्यू टू दिस मतलब फोर्स लगने के कारण। ऑल्सो द स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? Yes, sir. स्पीड v1 से v2 चेंज हो रही है ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ d। जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट d हुआ तो उसकी स्पीड में v1 से v2 का चेंज आया। कांस्टेंट फोर्स है F। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Clear. Yes, sir. चलो मिटा दो इसको, लिख लिए। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे
अब इस सिचुएशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन of motion for this situation, we get v2 square equals to v1 square plus 2। मान लो एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का a, तो एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या f by m लिख सकता हूँ बोलो, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, लिख सकता हूँ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना, Yes. इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है डी, बोलो सही लिखा हूँ ये, बोलो Yes, sir. है ना भाई। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as cos थीटा, ये है। अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण cos थीटा 1 हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v क्या है, फाइनल स्पीड दैट इज v2 स्क्वायर लिखा मैंने, इज इक्वल टू u क्या है, इनिशियल स्पीड दैट इज v1 स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह f by m लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है d, बोलो क्लियर है ये। Yes, sir. और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2fd बाई m लिख सकते हैं। अब इस Yes, m sir. को, इस m को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, और अब ये m मल्टीप्लाई होगा तो m इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो ये आएगा m v2 स्क्वायर माइनस m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2fd, 2 इंटू f इंटू डी। अब ये 2 डिवाइड होगा तो इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे आएगा, और हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी, बोलो क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. अच्छा, हाफ m v2 के स्क्वायर क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v1 स्क्वायर क्या Yes. होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ k2 या ke2 दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ke1 इज इक्वल टू w लिख सकता हूँ, और Yes, Yes, sir. sir. और w इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल मतलब डेल के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो क्लियर है, क्लियर है Yes, बेटा, sir. Yes, sir. ठीक है लिख लो। जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ फोर्सेस है जो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं और उन फोर्सेस के लगने के कारण बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है। अब फोर्स लगने के कारण बॉडी डिस्प्लेस हो रही मतलब फोर्स वर्क कर रही है, और बॉडी की स्पीड भी चेंज हो रही मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो जब भी आपको ऐसा लगे फोर्स वर्क कर रही है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो आप लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्वेश्चन लिखेंगे, a force F equals to 10 Newton displaces a body by 4 meter. Stop. Displaces a body by 4 meter if initial kinetic energy of body is 40 joule. Find its final kinetic energy. चलिए बनाएंगे जल्दी से। यहाँ पर बॉडी पे फोर्स लग रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब बॉडी पे वर्क हो रहा है, बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल निकालना है, मतलब क्या लगाओगे, सीधा सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा यहाँ पर देखो, अगर आपको पता नहीं कि थीटा क्या है तो थीटा 0 लोगे, अगर आपको कुछ नहीं पता है, यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना दिया है कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आप थीटा को 0 ले लोगे, तो थीटा 0 होगा तो cos 0 1, तो वर्क डन सीधा सीधा F इंटू डी,
which will be equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है के ई फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी है कितनी 40 जूल। ठीक है, ये 4 into 10 40 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 40 माइनस इधर जाके प्लस, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 80 जूल। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So this will be the Yes. final kinetic energy of the body. नोट करेंगे by applying work done. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A body of mass 5 kg is dropped from a height of a body of mass 5 kg is dropped from a height of 10 meter. Stop from a height of 10 meter. Find work done by the gravitational force. By the gravitational force. By the gravitational force during the journey. ब्रैकेट में आप लिखेंगे स्मॉल जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा ये क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे, है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, मैं इसको समझा रहा हूं। देखो अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो नॉर्मल वर्क डन निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? बॉडी को ड्रॉप कर कितनी हाइट से 10 मीटर की, है ना? तो सपोज करो कि एक टावर है, टावर से बॉडी को आप ड्रॉप कर रहे हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हो 0। ठीक, अब बॉडी नीचे आ रही है ना, टावर की हाइट है मान लो 10 मीटर, तो 10 मीटर की हाइट से गिराओगे तो मतलब बॉडी जब नीचे आ जाएगी 10 मीटर तो ग्राउंड में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब वर्क डन आपको निकालना है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। फोर्स कौन सी लग रही है? बॉडी का मास m है, तो जो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है mg। डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी नीचे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां देखते हैं? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगी, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स कितना mg इनटू डिस्प्लेसमेंट d, cos 0 रहेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन हो जाएगा। मास कितना दिया बेटा बॉडी का 5, g को लेना है 10 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, वर्क डन कितना आ गया 500 g। बोलो ये क्लियर है? क्लियर है? Yes. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा तरीका है वर्क डन निकालने का, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, अब यहाँ एक ही फोर्स है, दूसरी फोर्स तो कोई है नहीं, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस की जगह वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये करके निकालोगे। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, क्यों 0 है बता सकते हैं? क्योंकि इनिशियली बॉडी को ड्रॉप किए मतलब इनिशियली उसके पास कोई स्पीड नहीं थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जानने के लिए फाइनली जब वो ग्राउंड में पहुंचेगा उस समय की स्पीड पता होना चाहिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। यहाँ पर v क्या है? स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, विच इज फाइनल स्पीड। तो v कितना होगा कैसे निकालेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लगा सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो। Yes, sir. देखो फाइनल स्पीड निकालना है, इनिशियल स्पीड पता है 0, डिस्प्लेसमेंट पता है 10 मीटर का, एक्सेलरेशन पता है कांस्टेंट है कितना है 10। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था इस सिचुएशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि नहीं? बेटा जल्दी Yes, sir. रिप्लाई करो। Yes, sir. तो यहाँ से अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, ये फाइनल स्पीड है v² इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड 0 है 0² प्लस 2
एक्सेलरेशन कितना है g, हाइट है h, ये हाइट है h जिसकी वैल्यू 10 मीटर है। cos थीटा कितना होगा जल्दी बोलो, 0 की 180, 0 0 0 होगा। क्यों? क्योंकि g भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो cos 0। तो यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा 2gh, आएगा कि नहीं बोलो, v स्क्वायर आएगा Yes, sir. 2gh। yes sir फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको v स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से v स्क्वायर निकाल लेते हैं, 2gh, 2 इंटू जी को लेना है 10, हाइट भी कितनी है 10, कितना आ जाएगा 200। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 200। v निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि अल्टीमेटली v स्क्वायर निकालना ही है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 200। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. yes sir ठीक है बेटा, ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है ये वाला पोर्शन, बताएंगे? क्लियर है सबको? हेमंत कहाँ से Yes, गड़बड़ sir. हुई? हेमंत, हेमंत समझ में नहीं आया? अबे, एक तो हमने वर्क डन निकाल लिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, अब दूसरा वर्क डन निकाल रहे हैं हम, किससे निकाल रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी जब यहां से यहां आई तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क कितना किया? तो क्योंकि बॉडी यहां से यहां आ रही है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये समझ में आ गया था हेमंत? Yes, sir. ठीक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर v क्या होगी? स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम। ठीक, अब ये v जो है ये हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as cos थीटा, ये हमने लास्ट क्लास में करा है, Yes, sir. करा है कि? अब v, Yes. v की जगह तो v ही रहेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u 0 है तो 0 प्लस 2। एक्सेलरेशन कौन है यहाँ पर? भाई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल करना मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी गिर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? g के बराबर, तो g का मैग्नीट्यूड तो स्मॉल g रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस टावर की हाइट के बराबर, इसको h ले लेते हैं, h cos 0। cos 0 क्यों लिया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और g का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। बोलो ये समझ में आया? No, sir. Cos 0 समझ नहीं आया. बेटा ये थीटा किसके बीच का एंगल है, चलो बताओ? Final और initial. थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब Yes, sir. बॉडी नीचे आ रही है। अच्छा देखो, बॉडी जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा g होता है और उसका डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड, इतना ध्यान रखना। g का डायरेक्शन हमेशा नीचे होगा। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियली बॉडी कहां थी? टावर के टॉप। फाइनली बॉडी कहां आ रही है? ग्राउंड में। तो डायरेक्शन कहां से कहां लोगे? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0। बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा 2gh, क्योंकि cos 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो वैल्यू पुट कर, 2 g को लेना है 10, h मतलब ये हाइट, हाइट कितनी है 10, तो यहाँ से v स्क्वायर कितना मिला बेटा? 200। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको चाहिए हाफ mv स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ mv स्क्वायर, m कितना है 5, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर हम अभी हमने 200 निकाला, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ और m कितना है बॉडी का? 5 और v स्क्वायर हमने निकाला 200, तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 200 by 2 100, 100 into 5 500 जी। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? Yes, sir.
तो यहाँ से वर्क डन बाय mg कितना निकल जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 500 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, दैट इज 500। तो इस तरह से भी आप वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं या वर्क डन बाय एनी फोर्स निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी। बोलो समझ में आया क्या बेटा? यस सर। और इसका पहला तरीका क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, उससे कितना आया था, पहले तरीके से निकाली तो वर्क डन कितना आया था, टू फोर्सेस F1 and F2 acts on a body of mass 4 kg. Due to these two forces, speed of the body changes from 2 meter per second to 4 meter per second. To stop, if work done by F1 is 4 joule, if work done by F1 is 4 joule, find work done by F2, find work done by F2। चलिए बनाएंगे इसको। क्वेश्चन क्या है, दो फोर्सेस लग रही है एक बॉडी पे F1 एंड F2 और बॉडी का मास है 4 kg। इन दोनों फोर्सेस के कारण बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। इफ वर्क डन बाय F1 इज 4 जूल, फाइंड वर्क डन बाय F2। फिर से फोर्स लग रही है, बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो क्या लगाना चाहिए हमको, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ क्या लगाएंगे, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। अब देखो, अब एक डायग्राम बना रहा हूँ, अब एक इमेजिनरी डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो कि एक फोर्स है F1 और दूसरी फोर्स है F2, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही है जिनके कारण बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है V1 से V2। F1 एक्ट कर रहा है F2, इन दोनों के कारण एक रिजल्टेंट फोर्स आई होगी, वो रिजल्टेंट फोर्स इनकी स्पीड को चेंज करे, बॉडी की स्पीड को चेंज करे। बॉडी की स्पीड V1 से V2 चेंज हो रही है, मास है m। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलेगा, वर्क डन बाय F1 plus work done by F2 is equal to change in kinetic energy of the body, that is half m V2 square minus half m V1 square। बोलो सही लिखा हूँ इक्वेशन, क्लियर है? अब यहाँ दो Yes, फोर्सेस है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में आएगा वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2, बस ये तो इक्वेशन लगाना था। क्या लगेगा बेटा, वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F1 कितना दिया है 4 जूल, प्लस वर्क डन बाय F2 ये निकालना है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हाफ m, m कितना दिया है बेटा, मास 4, इनटू V2 स्क्वायर, दैट इज फाइनल स्पीड का स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, 2 से 4 हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। इस स्पीड के कारण, इनिशियल स्पीड के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल स्पीड के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हाफ m, m कितना 4 और फाइनल स्पीड कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर, हाफ m इंटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m, m कितना 4 इंटू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड कितनी 2 का स्क्वायर। ये लग गया वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो सही लिखा हूं मैं, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो 4 प्लस वर्क डन बाय F2 इज इक्वल टू, बेटा आप लोग इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, हाफ m दोनों में कॉमन है, तो हाफ m फिर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, क्योंकि हाफ m 4/2 दोनों में कॉमन है। तो खैर अभी अपन ऐसा लिख लिए हैं तो ठीक है, तो 4/2 हो जाएगा 2, अच्छा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16, और 4/2 मतलब 2, 16 2 जा 32
माइनस फिर से 4/2 मतलब 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा। क्लियर है? ये बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 32 माइनस 8 कितना आ गया? 24, 24 आया Yes. है ना। तो वर्क है ना 32 माइनस 8 कितना आ गया? 24। तो 4 प्लस वर्क डन बाय F2 इज 24, देयरफॉर work done by F2 will be 24 minus 4, that is 20 जूल। ये आएगा आंसर। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्या किसी से बना था ये क्वेश्चन? बोलिए। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है? A ball of mass 5 kg falls from rest through a vertical distance of 20 meter and attains a velocity of 10 meter per second. How much work is done by the resistance of air on the object? देखो इन जनरल हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो भाई एटमॉस्फेयर में आप फेंक रहे हो तो एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस बॉल से या इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगे, टकराने से क्या होगा? ये एयर मॉलिक्यूल्स इसमें क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे या रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण बॉल को ऊपर जाने में डिफिकल्टी होगी, है ना, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, एयर जो है अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इसके कारण बॉल को ऊपर जाने में डिफिकल्टी होगी। लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं? एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, जीरो मान। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी क्या है? प्रैक्टिकलिटी क्या है कि एयर रेजिस्टेंस है ना बेटा, है तो, एब्सेंट नहीं है एयर रेजिस्टेंस। तो अगर एयर रेजिस्टेंस भी है, एयर रेजिस्टेंस भी एक फोर्स है। तो अगर क्वेश्चन में आपको एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी एक फोर्स है, तो यहाँ दो फोर्स हो जाएगी। अगर एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करेगा तो यहाँ दो फोर्स हो जाएगी, एक हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में आप दोनों लोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अगर आपको रेजिस्टिव फोर्स के बारे में कुछ नहीं दिया है तो आप ये मान के चलोगे कि रेजिस्टिव फोर्स जीरो है, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानेंगे और एक ही फोर्स रहेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस बोल रहा है तो फिर आप एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करोगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलो बनाओ। देखिए देखो एक बॉडी को सर्टेन हाइट से गिराया है, 5 kg की एक बॉडी है, इट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसको ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। अब ये बॉडी गिर रही है गिर रही है गिर रही है और इसको कितनी हाइट से गिराया जा रहा है? 20 मीटर हाइट से। तो जब ये बॉडी 20 मीटर हाइट नीचे आ जाएगी, 20 मीटर, तो ये कितनी स्पीड अटेंड करती है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी फाइनल स्पीड जो होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड। जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो इस पे दो फोर्स लगेगी, एक तो mg जो हमेशा डाउनवर्ड लगती है और एक एयर रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखना बेटा, रेजिस्टिव फोर्स जो होती है वो मोशन को हमेशा अपोज करती है। तो रेजिस्टिव फोर्स कहाँ लगेगी? मोशन के अलोंग लगेगी कि मोशन के अपोजिट? बोलेंगे। Opposite. रेजिस्टिव फोर्स Opposite. हमेशा मोशन को अपोज करती है। इसका मतलब बॉडी जिस तरफ मूव करेगी रेजिस्टिव फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अगर बॉडी ऊपर जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, अगर बॉडी नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो Yes. यहाँ भी Yes, वही sir. होगा, यहाँ बॉडी नीचे आ रही है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर Fr। तो यहाँ दो फोर्सेस वर्क कर रही है, एयर रेजिस्टेंस mg और बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है। तो क्या हम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? लगा सकते हैं कि नहीं? सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में Yes, चेंज sir. आ रहा है, बॉडी पे फोर्स लग रही है, मतलब फोर्स वर्क कर रही है। तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब ऑल फोर्सेस में यहाँ दो फोर्सेस है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा एयर रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हाफ mv² लिख रहा हूँ माइनस 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो माइनस हाफ mu² लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 0 लिखूंगा, चलेगा? Yes, sir. क्योंकि इनिशियली Yes, बॉडी sir. को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप करा रहे हैं, इट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। और यहाँ पर ये हाफ mv² क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg
इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो। ये क्यों होगा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू mg, डिस्प्लेसमेंट ये जो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको मैं d से डिनोट कर रहा हूँ। कॉस जीरो क्यों लिखा? क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और mg भी नीचे लग रहा है, इसलिए कॉस जीरो। बोलो ये समझ में आया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा क्यों लिखा? प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ये हमको निकालना है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम जी इंटू डी हो जाएगा ये, एम जी डी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया बेटा? हेमंत की डाउट है? नो सर, समझ आ गया। ठीक। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में mg, मास कितना दिया बॉडी का 5, g को लेना है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 20 मीटर का, तो वैल्यूज लिखेंगे पूरी। मास है 5, g है 10, डिस्प्लेसमेंट है 20 का, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस जो हमको निकालना है कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बॉडी का मास 5 इंटू बॉडी की जो फाइनल स्पीड है वो 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1000 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा? 100 इंटू 5, 500 बाई 2, 250। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा? 250 माइनस 1000 दैट इज माइनस 750। देयरफॉर वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज माइनस 750 जूल। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर हुआ Yes. बेटा? क्लियर हुआ? बोलो। Yes, sir. Yes. अब देखो रेजिस्टिव फोर्स का वर्क निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिव फोर्स के कारण बॉडी की स्पीड जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। मतलब अगर यहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं होता ना तो यहाँ स्पीड कुछ और आती, वो हम निकालेंगे अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। रेजिस्टिव फोर्स निगेटिव वर्क कर रही है, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टिव फोर्स, इस फोर्स के कारण बॉडी की इतनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, बॉडी की इतनी एनर्जी का लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. मतलब अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं रहती तो बॉडी के पास एडिशनल 750 जूल ऑफ एनर्जी और होती। बॉडी के पास एडिशनल कितनी एनर्जी होती? 750 जूल ऑफ एनर्जी और होती। अभी बॉडी के पास कितनी एनर्जी है? यहाँ पर जो एनर्जी होगी उतनी एनर्जी होगी। अभी बॉडी के पास कितनी एनर्जी है? यहाँ पर स्पीड कितनी? 10। बॉडी के पास अभी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम, मास कितना? 5, वी स्क्वायर मतलब 100, 250 जूल एनर्जी है अभी बॉडी के पास। अभी यहाँ पर एनर्जी 250 जूल की है। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती तो बॉडी के पास इतनी एडिशनल एनर्जी और होती, मतलब कितनी एनर्जी होती? इस पॉइंट पे बॉडी के पास 1000 जूल की एनर्जी होती। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. अब वो है ना, यहाँ तक लिख लियो आप लोग। Yes. Yes, sir. मान लो एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता, बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो विद इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी जब 20 मीटर हाइट गिरती तो उसकी स्पीड कितनी होती? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो बॉडी की स्पीड कितनी होती? कैसे निकालना चाहिए? कौन सा इक्वेशन लगा के? कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहिए कि बॉडी की फाइनल स्पीड निकल जाए? बोलो। Third equation. थर्ड। क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यू तो जीरो है, 2gh cos जीरो। cos जीरो क्यों लगाया हूँ? जी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वी स्क्वायर आ जाता है 2gh। वी कितना आता? अंडर रूट 2gh। कितना आता वी? अंडर रूट 2, जी को लेना है 10, हाइट कितनी है? 20, कितना आया? 20 इंटू 20 का रूट मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो स्पीड कितनी आती? 20 मीटर पर सेकेंड आती, लेकिन एयर रेजिस्टेंस के कारण स्पीड कितनी आई है? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब एयर रेजिस्टेंस ने बॉडी की एनर्जी को कम करने का काम किया है। कितना कम किया है? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो इस पॉइंट पर बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ बॉडी का मास 5, वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर मतलब 400, 400 बाई 2 मतलब 200, 200 इंटू 5, 1000 जूल होती एनर्जी। बोलो होती? Yes, होती sir. कि नहीं?
लेकिन एयर रेजिस्टेंस के कारण बॉडी की कितनी एनर्जी का लॉस हुआ? 750 जूल का। इसलिए अभी कितनी एनर्जी बॉडी के पास? 250 जूल। समझ में आया क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो ठीक है, फिर 9 से 11 कंटिन्यू करेंगे, वर्क पावर एनर्जी खत्म करेंगे, ठीक है।